बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सियासत का रुख बनाने वाले केसेस के जो खिलाड़ी होते हैं वो खिलाड़ियों के ऑडियो लीक्स भी सामने आने वाली आ गई है। और उन ऑडियो लीक्स के सामने आने के बाद सवाल ये हुआ कि जनाब ये क्यों हुआ। तो साकिब निसार साहब ने कहा कि अगर मुझसे कोई मशवरा मांगता है तो उसको हम मशवरा ज़रूर देखते हैं और हम इसको छुपाने वाले नहीं हैं। जो बात सामने है उसको हम कर रहे हैं। बहरहाल ऑडियो लीक का सामने आना शर्मनाक अमल है। ऑडियो लीक्स को टाइमिंग के लिहाज से सामने लाया जाता है और जबकि किसी भी पार्टी को उसके सियासी मफादात चाहिए होते हैं। उस पार्टी में कौन सी पार्टी शामिल है जो कि पार्टी अपने आप को नहीं कहती, वो भी बहरहाल ज़ेरे गुफ्तगू ना हो तो ही बेहतर है। आगे चलते हैं जनाब। इमरान खान साहब ने एक निजी टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने असेंबलियाँ बाजवा साहब के कहने पर तोड़ी हैं। ये बड़ी एक बात ज़रूर इमरान खान साहब के फेवर में बहुत सारे लोग हैं और उनकी बड़ी फॉलोइंग शिप है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं अभी भी सवालिया निशान है यहाँ पे। ऐवान सदर में इमरान खान साहब की जो मुलाकात होती है वो बाजवा साहब से आखिरी दफ़ा सितंबर में होती है। उसके बाद असेंबलियाँ तोड़ी जाती हैं जनवरी में और फिर ये वही बाजवा साहब हैं जिनको मास्टरमाइंड कहा गया। उनकी गवर्नमेंट गिराने वालों में सबसे पहला नाम बाजवा साहब का शामिल किया गया। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्हीं की बात उन्होंने मानी और उसके बाद जो है जो नताइज थे उनको भुगतने पड़े आगे भी। एक्सटेंशन की भी बात की गई, लेकिन अगर बाजवा साहब की एक्सटेंशन का इतना ही बड़ा मामला था तो फिर ये बात समझ से बाहर है कि पीडीएम की गवर्नमेंट आने के बाद भी बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाले मामले को कैसे दबा दिया गया। अगर होता तो आगे भी एक्सटेंशन मिल सकती थी पाकिस्तान की तारीख में। तो वैसे भी बहुत कुछ ऐसा मावराए असूल और मावराए कवानीन होता रहा है और मावराए आइन भी कहना चाहिए। अब जो सूरत हाल है, जो पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो कुछ असेंबली में होता रहा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसमें हम कह सकते हैं कि मावराए आइन भी बहुत कुछ होता रहा है। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। इसमें अगर एक्सटेंशन किसी को 2 के बजाय 3 दफ़ा भी मिल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान में तो हिस्ट्री यूं ही बदलती है। आगे चलते हैं जनाब। एक और जो डेवलपमेंट हुई है उसको अब डेवलपमेंट कहें, लेकिन हमेशा DGISPR उसी वक्त कैमरे के सामने आते हैं जब बहुत ज़्यादा चीज़ें सियासतदानों की तरफ से इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं या उनको पार्टी कहा जाता है, तो उस वक्त खुल के वो आते हैं और फिर सामने बात भी करते हैं। इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बात नज़र आई, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। उनके लफ्ज़ों को हम बाकायदा रिपीट कर लेते हैं जो उन्होंने कहा है कि मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि हर शख्स अपनी राय और तज्जिए का हक रखता है। आर्मी चीफ इस बात का आदा करते हैं कि असल ताकत का महवर अवाम है। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें काबिले एहतराम है। पाकिस्तान की फ़ौज कौमी फ़ौज है। हम किसी ख़ास सियासी जमात या नज़रिए की तरफ राग़िब नहीं हैं। ये तो जनाब पूरी दुनिया कहती है और पूरा पाकिस्तान की तारीख जो है वो यही कह रही है। अवाम भी ये कहते हैं, पॉलिटिशियंस भी ये कहते हैं और बाजवा साहब भी जाते जाते यही कुछ कह के गए कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक आगे नहीं रहेगा, यानी कि पहले था। तो जनाब आगे हम समझ रहे थे कि नहीं रहेगा, लेकिन जो बड़ी रातों में मुलाकात हुई उसमें कुछ चीज़ें अभी भी सवालिया निशान हैं। हम भी अपनी ज़ुबानों को कुछ थोड़ा सा बंद करके बात कर रहे हैं, लेकिन समझने वाले उसको समझेंगे कि जो मुलाकातें बड़ी रातों में हुई हैं उसके बाद वो असरअंदाज हुई हैं। चीफ जस्टिस के बयान जो जिस तरह सामने आए, बहरहाल अफ़ाम व तफ़हीम की बात होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी आखिरकार फ़ौज को ही आना पड़ा, इस्टेब्लिशमेंट को ही आना पड़ा और अफ़ाम व तफ़हीम की बात करनी पड़ी। इसमें कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल बातें ज़रूर हैं, लेकिन उन कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों में एक चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि फ़ौज खुद से सामने नहीं आना चाहती, खुद वो नहीं आना चाहती इन तमाम मामलात में। ये पॉलिटिशियंस ही हैं जो फ़ौज को इन तमाम मामलात में आने पे घसीटने पे मजबूर कर देते हैं। अभी आसिम मुनीर के आने के बाद से हम ये देख रहे थे कि उन्होंने वही पॉलिसी अपनाई कि इदारे को इदारे की तरह ही रहना चाहिए, लेकिन जो कुछ इन दिनों हुआ उसमें हम कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि जी रमज़ानुल मुबारक बड़ा ठंडा ठंडा गुजरता है और ये कहा जाता है कि खबरें ढूंढने से नहीं मिलती, लेकिन हमारे तो मुल्क में जो रमज़ानुल मुबारक गुजरा है उसमें खबरें ढूंढने से क्या, एक के बाद एक खबर इस तरह से, जैसे अभी मेरे इंट्रोडक्टरी पार्ट से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये खबर को लिया जाए कि दूसरी खबर को लिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिया जाए या फिर इमरान खान साहब के बयान को लिया जाए या फिर जनाब साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक पे तबसरा किया जाए। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इदारों को इन्वॉल्व होने पे मजबूर कर देती हैं, ताकि चाहे वो आपकी अदलिया हो, चाहे वो आपकी फ़ौज हो। ये हमारे सियासतदान जब तक खुद से अफ़ाम तफ़हीम करके मुल्क के मामलात को नहीं संभाल सकते, इदारों को तो जनाब बीच में आना पड़ेगा। हाँ,
प्रोग्राम में जो डिस्कशन होगी वो इमरान खान साहब की गुफ्तगू पे भी होगी कि उन्होंने जो बयान दिए वो महज यू टर्न था, स्टोरी मेकिंग थी, बुनत थी, और बुनत के बाद वो सामने लाई गई, या फिर वाकई ऐसा था कि जो वो खुल के बयान कर रहे हैं और अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक लीडर की भी एक निशानी होती है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो एक्सेप्ट कर ले। इस तमाम सिनारियों पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप तज्जियाकार भी हैं और माहिर कानून भी। ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सना। और हमारे ज्वाइन किया है इस वक्त, अगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहरहाल हम नाम ले लेते हैं, जुल्फ़िकार अली बदर साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं, और अदील हमारे साथ होंगे, अदील अहमद, पीटीआई से आपका ताल्लुक है। चलते हैं बैरिस्टर अली ताहिर की तरफ। अली ताहिर साहब, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुन लिया। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो लीक के हवाले से। साकिब निसार साहब का बयान भी सामने आता है कि अगर वो किसी को मशवरा देना चाहते हैं तो उसमें कोई बात नहीं, उनसे मशवरा लिया जाता है और वो मशवरा दे रहे हैं, जबकि उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है। कानूनी तौर पर इसको किस तरह से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ साकिब निसार, लेकिन उनकी बात ठीक है। वो एक निजी गुफ्तगू है और प्राइवेट बैठ के कर रहे हैं। या तो अगर देखिए उन्होंने इस बात को किसी पब्लिक फोरम पे कहा होता या पब्लिकली मशवरे दे रहे होते तो बात की समझ आती है। अदरवाइज ही इज रिटायर्ड, ही कैन एंजॉय रिटायर्ड लाइफ, ही कैन टॉक टू हिज फ्रेंड्स एंड ही कैन इवन एडवाइस हिज फ्रेंड्स। ये तो कई दफ़ा हुआ है जी कि कुछ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं जो हमें जानते थे, जब वो रिटायर हो गए तो हम कभी अगर वो किसी महफिल में मिल जाते थे या किसी जगह मिलते थे तो उनसे कभी कभार गाइडेंस ले लेते थे। उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो कानून की और आइन की यहाँ पे वायोलेशन हुई है वो ये हुई है कि ये ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है सना, ये भी तो देखना पड़ेगा कि कोई इससे बच नहीं पा रहा। यानी ना मरियम नवाज बची हुई है, ना वजीर आजम बचा हुआ है, ना साकिब निसार बचा हुआ है, ना चीफ जस्टिस की सास बची हुई है। कोई नोबडी इज सेफ ये ऑडियो लीक से। ये कौन आखिर ऑडियो लीक्स करवा रहा है? और ये जो कौन करवा रहे हैं ना उसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो DGISPR की कॉन्फ्रेंस थी उसमें खासतौर पे एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर कोई फौज पे बात करता है या कोई ऐसी बात होती है तो उसको मानना नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो DGISPR का ट्विटर पे हैंडल है सिर्फ उसको ही फॉलो करें, बाकी ना करें। बहरहाल हम बट लेकिन आप नहीं आप इस बात को भी समझिए कि ठीक है, वो एक मिलिट्री इंटेलिजेंस अपनी जगह पे है, वो बड़ी कैपेबल है, उनकी बड़ी एबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये जो सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनको भी आप कोई दूध का धुलावा ना समझें। IB और FIA जो है ये भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, ये भी बड़ी हद तक काम करते हैं। और आपको शायद याद हो कि ये बात अब तो सरेआम है, तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में तो उस वक्त की DGISI की ज़हीरुल इस्लाम असलम की एक ऑडियो भी टैप कर ली थी, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने की थी। वो जब ब्रिगेडियर बिल्ला वाला पूरा सीन हुआ था जिसके अंदर उसको पकड़ के फिर फौज से निकाल दिया था, वो ऑपरेशन मिडनाइट जैकल वाला, वो IB ने टेप की थी। तो आप ये ना समझें कि ये जो सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये यहाँ पे बड़ा अच्छा, ये पाकिस्तान के फैसले कुछ दामनों से हो रहे हैं, उनकी भी ऑडियो लीक्स होती हैं। ये आपको लगता है कि ये जो इतने बड़े बड़े फैसले हैं, ये फैमिली मीटिंग्स होती हैं, आपस में डिस्कशन होती है, उसके बाद ही किए जाते हैं, ये कोई सवालिया निशान नहीं है हमारे फैसलों पे, हमारी बातों पे कि क्या हो रहा है? ये तो नहीं पता लग रहा ना कि कुछ कोई उमर अता बंदयाल साहब को या मुनीब अख्तर साहब को वो कोई मशवरा दे रहे हैं कि आप ऐसे करें। नहीं, उन्होंने तो फैसला करना है ऑन द बेसिस ऑफ द सबमिशंस दैट हैव बीन मेड बिफोर देम। और ये कोई साकिब निसार ने वैसे कोई नोवेल बात भी नहीं की। ये तो यानी हर वकील पिछले एक हफ्ते से, मैं तो देखे ना, मैं तो द न्यूज़ में मैं पिछले हफ्ते मैंने लिखा था, उसके अंदर मैंने यही लिखा था जी कि यूसुफ रज़ा गिलानी का केस इज़ अ क्लियर कट मिसाल कि डिस्क्वालीफाई हो सकता है प्राइम मिनिस्टर अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं मानेगा। तो ये तो बहुत सारे वकील बड़े टाइम से ये बात कर रहे हैं, इसमें कोई नोवेल बात नहीं है। लेकिन असल बात जो देखने वाली है वो ये है कि देखिए सना, ये पेगासस का स्कैंडल इंडिया में भी है, पेगासस का स्कैंडल इजराइल में भी है, US में भी वो कहते हैं कि टेप हो रहा है, लेकिन डिसिप्लिन ऐसा है कि चीजें लीक नहीं होती। ये जो लीक करके सोशल मीडिया पे डालना, मतलब लीक करना मुल्क के मफाद में, चले आपने टैप कर दी, लेकिन इसको लोगों के सामने नहीं लाना चाहिए। नहीं, ये मुल्क के मफाद में तो नहीं है, ये तो आई मीन दिस हैज इंटेलिजेंस ब्यूरो रिटन ऑल ओवर इट। किसी की बीबी की गुफ्तगू आप रिकॉर्ड करके ले आए। इंटेलिजेंस ब्यूरो रिटन ऑल ओवर इट। इस मौके के ऊपर इस तरह जब हुकूमत डेस्परेट है कि कोई रास्ता निकाले, उस वक्त जुडिशरी से रिलेटेड इस तरह की मतलब क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है और ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये काजी फायज ईसा का जो केस था, अभी मैं क्लियर नहीं हुई हूं, मुझे क्लियर कीजिएगा कानूनी लिहाज से। मुल्क के मफाद में इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे तो वही कहते थे कि चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए।
ताकि सिक्योरिटी के मामला रहें। तो अच्छा, वो सिक्योरिटी तो के ये भी मामला में कहते अगर हम थे कि कहें कि वो- चलिए जी कोई ऑडियो रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद क्या लीक करना ठीक है, नहीं। या उसको मुल्की मफाद में चलें जी, कोई ऐसी बात हो गई मुल्की मफाद में इस्तेमाल सनम कर देखिए, लिया। आप इमरान खान की बातों पे इतना रिलाई ना करें, नहीं, क्योंकि हम आपको रिलाई पता नहीं है कर रहे, कि लेकिन उनकी भी तो वो यू टर्न मास्टर हैं, और वो इस तरह तो उन्होंने ये भी कहा नहीं, वो था कि अंगूठियों पे बड़ी चीजें हुई यानी हैं वो उनके तो मैं घर से आपको कई बातें leaks बता निकली सकता हूँ ना। वो तो ये भी कहते थे कि औरतों का रेप इस वजह से होता है क्योंकि वो कपड़े इस तरह के पहनती हैं, तो वो उनका तो एक इंटेलेक्चुअल एक लेवल है, वो करते करते बात कर जाते हैं, फिर बाद में वो रियलाइज करते हैं गलती हो गई, फिर माफी भी मांग लेते हैं, वापस भी आ जाते हैं। बट लेट्स लीव दैट असाइड, ही इज नॉट व्हाट हिज स्टेटमेंट इज नॉट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ इज। हाउएवर काजी फायज ईसा के केस का मैं आपको जरूर इस वजह से रेफरेंस देना चाहता हूं कि उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, एक लार्जर बेंच ने ये वो होल्ड कर चुके हैं कि इस तरह की जासूसी जो है वो इलीगल एंड अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं ये समझता हूं कि अब इस वक्त जिस क्राइसिस के अंदर मुल्क फंसा हुआ है, इस क्राइसिस से निकलने का रास्ता निकाला जाए। ये जो साजिशी दिमाग हैं और ये जो साजिशी जावी हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के, ये तो फिर यही क्राइसिस सनत चलता रहेगा। और ये लीक तो आपका जाहिर है, आखिरी पॉइंट आया कि ऑडियो लीक्स नहीं होनी चाहिए, और मेरा आखिरी पॉइंट ये भी है कि हर हुकूमत में ये ऑडियोज रिकॉर्ड हुई हैं, हर हुकूमत ने अपनी पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी के जरिए लीक भी की हैं, लेकिन जब वो विक्टिम बनते हैं तो फिर वो मेरे वाली बात ही करते हैं कि ये ऑडियो लीक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप माहिर कानून भी हैं और पीपल्स पार्टी से भी आपका ताल्लुक है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग शायद इसको बड़े लाइट ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे और पे फैसलों पे बड़े असरअंदाज होती हैं चीज़ें। साबिक चीफ जस्टिस साहब की ऑडियो लीक आती है, वो मशवरा दे रहे हैं, यानी कि जो सियासत के आगे के रुख मोड़ने वाले केसेस हैं उसके खिलाड़ी और मोरे जो हैं वो सामने हमारे आ रहे हैं। किस तरह देखते हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बड़ी हारून कुन बात है। हैरानी इस बात की है कि एक तो इस पे दो सूरतें हाल हैं कि उनकी जो बात बाहर निकल आई है कि वो किस तरीके से अपनी फैसले तैयार कर रहे हैं और मामला कर रहे हैं। दूसरा ये कि राइट ऑफ प्राइवेसी जो है वो इन्फ्रिंग्ड हो रहा है कि आपकी किसी की भी कोई प्राइवेट गुफ्तगू है, उस पर कोई वो है ही नहीं कि आप किसी से प्राइवेट गुफ्तगू करें और वो बच सके। तो ये दो पहलू हैं इसके। पहला पहलू मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब मुल्क के अंदर ये जो इंतशार वाली मामला चल रहा है, चीजें चल रही हैं, ये तमाम जिम्मेदार लोगों को, जो चाहे साबका है या मौजूदा है, इन सबको चाहिए कि आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप का मुजाहरा करें और जो भी गुफ्तगू करें उस गुफ्तगू को पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के तनाजुर में सोचना चाहिए। ये जितना कुछ हो रहा है ना, ये देखिए, ये इंस्टीट्यूशंस की आपस की लड़ाई और आपस में जो लोगों का पोलराइजेशन का बढ़ना है, वो इसकी इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि उलझता हुआ नजर आ रहा है। और इस पे कोई सुलझाने की भी बात नहीं कर रहा। इस पे चाहे कोई साबका है या मौजूदा है, वो सब के सब इस चीज में लगे हुए हैं कि मामले को किसी न किसी तरफ कोई ना कोई एड़ी डाली जाए। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ अली जरदारी साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पीडीएम के साथ जो उनकी इत्तेहादी है, उनके अंदर से तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल फोर्सेस को मना के टेबल पे लेके आते हैं, तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी उस जानिब आने को, वो लचक उनके अंदर सियासी नजर नहीं आ रही, जिद है कि वो इस चीज पे मानने को तैयार नहीं है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन हमें तो ये जो इत्तलात मिली हैं वो इमरान खान साहब ने खुद ये कहा था, जब ये बड़ी रातों से पहले वाली बात है, बड़ी रातों की करामात से पहले की बात है, जब मुलाकातें नहीं हुई थी, कि मैं तो बात करना चाहता हूँ और मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से लचक नहीं दिखाई गई थी। ऐसा नहीं है। देखिए, जब 2018 में गवर्नमेंट आई थी, खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस टाइम पे बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको ये इंदिया दिया था कि आप बैठ के टेबल पे बात करें, लेकिन उन्होंने नहीं की। आज सूरत हाल ये है कि अगर खान साहब अनकंडीशनल तौर पे आके बैठ के बात करेंगे बगैर किसी बातचीत के, तो मामला हल भी हो सकते हैं, क्योंकि इस पे अनकंडीशनल शर्त ये है, अनकंडीशनल बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी एजेंडे के आके बैठे टेबल पे दो बातें मनवा लें, दो बांध लें, और हमारी पार्टी बिल्कुल लचक दिखाएगी। वो तो
चाहती है कि मसले का हल निकले बिल्कुल। और सियासी मसलों का हल निकलना चाहिए। ये मुझे तवक्का है इसे पीपल्स पार्टी से ही है कि वो जो है वो टेबल टॉक पे तैयार होगी, और मुझे किसी पार्टी से बहुत ज्यादा हमेशा से तैयार है, और कभी उसके अंदर सियासी, ना उसकी लीडरशिप के अंदर, ना पार्टी के बाकी लोगों के अंदर सियासी जिद और सियासी वो है ही नहीं कि हम किसी बात का जिद बनाए। अभी मामला है जिद का, हमें जिद नहीं करनी, हमें अपने रवैयों में लचक लानी है और एक पॉजिटिविटी शो करनी है ताकि हम मसलों का हल निकाल सके, ताकि मसलों को और जुल्फ़िकार अली बदर साहब, चूंकि आप ऑन कॉल हैं तो मैं जल्दी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। तो मुझे बताइएगा कि अभी इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू आता है, उसमें वो कहते हैं कि जी बाजवा साहब के कहने पे उन्होंने बहुत कुछ किया है। सितंबर में उनकी आखिरी मुलाकात होती है मैंने सदर में, जनवरी में वो असेंबली तोड़ने के फैसले करते हैं, और वही वाले ये बाजवा साहब है जिन पे सारा मलबा उठता है कि जी उनकी वजह से जो कुछ आज गेम खेला गया उनकी वजह से हुआ है। तो कैसे देखते हैं आप इस मामले को? देखिए, खान साहब की ये जो सारी गुफ्तगू है ना, ये तो बाजवा साहब ही इसको क्लैरिफाई कर सकेंगे। असल बात हकीकत की है कि बाजवा साहब वो ही है तारीखी शख्सियत जो इमरान खान साहब को इलेक्शन जितवा के लेके आए थे। इस बात को ना कौम भूलती है ना खान साहब भूलते हैं। अब खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि खान साहब ये चाहते हैं कि जिस तरह बाजवा साहब ने किया था उसी तरीके से अब आइंदा आने वाले भी तमाम आर्मी चीफ और बाकी जो इदारों के हेड है वो खान साहब को ऑल आउट जाके सपोर्ट करे और खान साहब आए। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तारीख में एक ही दफा गलती हुई है इदारों से, और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, ऐसा लगता है इमरान खान साहब की सूरत हाल पे बाजवा साहब का वो जिस तरह से नाम ले रहे हैं, वो कहते हैं ना इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, तो वो उनको इश्क टूटने का मेरा ख्याल है वो जी बाजवा साहब का भी इश्क है वो भी टूटा है, इमरान खान साहब के भी इश्क टूट गया, तो इस वजह से शायद दोनों को इश्यूज हो रहे हैं और सारी कौम जो उसको भुगत रही है। जब इश्क में मात हो जाए ना तो फिर दोनों पार्टियां इस तरह की बातें करती हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक साइड का आपको वो आ रहा है, दूसरी साइड का तो आपको आया ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तो अगर आप इसमें बाजवा साहब की भी बात सुन लें तो आपको ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी कि वो क्या कह रहे हैं। असल हकीकत है क्या कि वन साइडेड ओपिनियन तो ओपिनियन नहीं ना होता, उसका दूसरी पार्टी का भी पर्सपेक्टिव लेना चाहिए, और दूसरी साइड का जब पर्सपेक्टिव आएगा खासतौर पे बाजवा साहब का तो उस पर क्लैरिटी आएगी, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है। अभी तो खान साहब क्या, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो अभी तक सारा झूठो झूठ ही चल रहा है और कोई ऐसा कैसा देखते हैं आप अगर किसी रिटायर्ड शख्स को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे चौधरी निसार साहब को हमने डिस्कस किया, साकिब निसार साहब को हमने डिस्कस किया, उसके बाद जो है बाजवा साहब को हम डिस्कस कर रहे हैं, और अभी तक ये दो शख्सियात जो हैं वो हमारी खबरों का हिस्सा है और बार बार रिपीट किया जा रहा है। आपको लगता है कि जो शख्स ऑन ड्यूटी नहीं है उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाए और उसकी बात पर सियासत की जाए? मेरे वालिद ने हमें ये बात बताई थी कि जब जिंदगी में जो शख्स पावर में हो ना उसके खिलाफ बात करनी चाहिए, जब पावर से उतर जाए ना और उसके हाथ पे कुछ ना हो तो उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। तो मैं तो ऐसे किसी शख्स के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। खान साहब के जब हाथ में थी ये सारी चीजें तो वो कर रहे थे, जब उतर गए तो खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ये तो कोई ऑनरेबल काम नहीं है। अगर कोई गिला शिकवा था या मामला था उस टाइम पे बात कर लेते। अब जब बंदा सीट से उतर गया उसके बारे में बात करते हैं या उसको मौका दे कि वो भी आके अपना पर्सपेक्टिव बयान करे, क्योंकि तब जाके हकीकत खुलेगी ना। यहाँ इस सारे मामले को खत्म करने के लिए एक बड़ा कोई JIT बना दी जाए कि सबको बुला लिया जाए और एक ग्रैंड डायलॉग किया जाए जिसमें सब स्टेक होल्डर्स और सारे जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है वो आके पेश होके अपना अपना मौकफ दें और देखें कि गलती कुताही कहाँ पे थी, कहाँ पे इशू है और कैसे इसको हल किया जा सकता है। ये तो अगर मुल्क को आगे लेके चलना है तो इन सारे मसलों को वंस एंड फॉर ऑल हल करना होगा, नहीं तो ये चूचू का मुरब्बे वाले मामला तो चलते रहेंगे। खान साहब कभी एक दिन एक गुफ्तगू करते हैं, दूसरे दिन दूसरी करते हैं, उनकी एक दिन की गुफ्तगू दूसरे दिन से नहीं मिलती। अमेरिका से शुरू हुआ है मोहसिन नकवी तक, अब बाजवा साहब से बात आ गई है तो अब चीजें के उनके कहने पे तोड़ दी है। पहले ये कहते थे कि मुझे पता है मैं तोड़ रहा हूँ, अब इन्होंने नया इंसाफ किया कि जी मेरे जो असेंबलियां तोड़ी है दो, वो बाजवा साहब ने कहा भाई अगर बाजवा साहब के कहने पे आपने हर चीज करनी थी तो आप किस लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे? आपके पास किस चीज की अथॉरिटी थी? अच्छा मुझे बताइएगा कि मैं MCR से पूछ रही हूँ कि कितना वक्त है मेरे पास ब्रेक पे, ताकि मैं जो हूँ आगे उसको कंटिन्यू कर सकूँ। हाँ प्लीज। चलिए ठीक है, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं।
ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त इनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब लेंगे। क्या देखते हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल इसका उनके पास जो नंबर गेम है वो पूरी है, पर अगर किसी को इसमें कोई एतराज है या कोई शुबा है तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने एमएलए को कह दिया है कि वो अपना इस्लामाबाद पहुंचे। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी सारी एमएलए को कह दिया, अगर कोई ऐसा जरूरत पेश आई तो प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। तमाम इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं और तमाम के तमाम उनको सपोर्ट करेंगे। सर, आपको लगता है कि इतना आसान है? जो हमें इत्तलात आ रही हैं और जो हम देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त नून लीग जो है वो सियासी शहीद होने का राह तलाश कर रही है। देखिए, नून लीग क्या तो ये अंदर की स्ट्रेटेजी का तो मुझे पता नहीं है कि वो क्या शहीद होना चाह रही है या क्या करना चाहिए, लेकिन अगर वो इस टाइम पे क्विट करती है तो मैं समझता हूँ उनको इस टाइम पे क्विट करने का भी नुकसान होगा। तो टाइम पूरा करके जाएंगे तो बहुत सारी चीजों का मसले का हल निकल सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट में बैठ के आप इस पोजीशन में होते हैं कि बहुत सारी चीजों को मैनेज कर लें, मनूवर कर लें, बट वंस यू आर आउट ऑफ गवर्नमेंट तो फिर चीजें बहुत सारी चेंज हो जाएंगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि हम जल्दी जल्दी आपका फायदा उठाना चाह रहे हैं, आप यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। मुझे बताएं कि आपकी तमाम इत्तेहादी जमातें इंक्लूडिंग MQM सब आपका साथ देंगे? जी बिल्कुल, सारे साथ देंगे। जब ये प्राइम मिनिस्टर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से बात होगी तो इंक्लूडिंग MQM सब के सब वोट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को और सपोर्ट करेंगे। अच्छा, चलिए जी सर, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। अली के पास चलते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सबसे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब को ये कहा जा रहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, इत्तलात कुछ और आ रही हैं कि वो फेस सेविंग करना चाह रहे हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब कह रहे हैं कि जनाब तमाम पार्टीज उनके साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, इसमें दो जाविये हैं। पहले मैं ज़रा जो इम्पोर्टेंट बात है वो कर लेता हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इससे तो ये नज़र आ रहा है, इट वाज अ रिमार्क कि मे बी, और वो आया भी फैसले के अंदर ऑबिटर डिक्टा के तौर पे, कि मे बी ही डज नॉट इंस्पायर द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो कोई वजीर आजम नहीं रहेंगे फॉर नॉट हैविंग द मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस। उसका मतलब ये था कि अगर ये कॉन्फिडेंस का वोट ले लेते हैं तो उसके बाद तो ये और फंस जाएंगे, क्योंकि उससे तो फिर नज़र ये आएगा कि एक ऐसी असेंबली जिसने मुझे कॉन्फिडेंस का वोट दे दिया लेकिन मेरा जो एक फाइनेंशियल सप्लीमेंट्री ग्रांट था उसको ख़त्म कर दिया, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अपना चार्ज जो है वो उसको बिल्कुल ही सॉल्डिफाई कर देंगे। तो ये एक ऐसे है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। अब वज़ीर आज़म जाए तो कहाँ जाए? थोड़ा सा हम, क्योंकि हम तालिब इल्म में हम समझना चाहते हैं, मैं ही समझना चाहती हूँ पॉइंट कि आपने कहा कि रिमार्क दिए थे, उसके बाद जो है बात आके गई है और उसके बाद शेख रशीद साहब ने जो है सदर पाकिस्तान को खत भेजा है। उसकी तो खैर कोई हैसियत नहीं है, लेकिन सदर पाकिस्तान कह सकते हैं ना कि जी सदर पाकिस्तान कह सकते हैं ऑन सम इंफॉर्मेशन दैट ही ऑब्जेक्टिवली रिसीव्स। शेख रशीद कैन नॉट बी दैट इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इस वक्त किसकी बात मानी जा रही है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये तो वजीर आजम खुद ले रहा है। वजीर आजम जब चाहे खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकता है, दिखाने के लिए कि मैं इस हाउस की जो मेजॉरिटी है। बात है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लेते हैं तो फिर उसकी बात भी नहीं मानी जा रही। हाँ बिल्कुल, ये दैट इज द पॉइंट। और फिर वो कंटेम्प्ट के अंदर पक्के फंसेंगे। नंबर 1 बात तो ये खाई और कुएं वाली मिसाल है। बड़ी शहबाज शरीफ साहब को बहरहाल भारी जरूर पड़ गई है उनकी शेरवानी। मैं समझता हूँ ये कानूनी मशवरा जिसने भी दिया है दैट इज नॉट प्रॉपर। नंबर 2 बात ये है कि 172 वोट्स इनको चाहिए। अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं तो उसके अंदर MQM के वोट बड़े ज़रूरी हैं। वो तो आपको पता है थाल लेके पहुंच जाते हैं कि ये हमारी डिमांड्स हैं, मानते हो तो ठीक है वरना हम आपको वोट। अच्छा, मेरे पास अभी उनके आज के इजलास की इत्तलात आई नहीं है कि अभी क्या डेवलपमेंट हुई। आज उनका हमने सुना है कोई डिमांड्स हैं और शायद कोई वो इस्तीफों की वार्निंग्स भी देने लगे हैं कि अगर हमारी खास तौर पे सेंसस के ऊपर डिमांड ना मानी तो मुझे जरा बताइए कि अपडेट कीजिएगा कि क्या उनकी डिमांड। तो हम शायद इस्तीफे भी दे सकते हैं। मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये जो
असल में तो उन्होंने कल लेना था ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन वो जो लास्ट टाइम जो सारे 12 घंटे बैठे रहते पार्लियामेंटेरियंस, वो जानबूझ के, पार्लियामेंट तो खाली होता है, आप कभी ये सेशन होते हैं लगा के देखा करें, जिसने तकरीर करनी होती है सिर्फ वो पहुंचा हुआ होता है, बाकी तो खाली होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट तो बात बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने कही है कि एमक्यूएम का जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है, और एमक्यूएम जो है वो तो वही है कि नमक के बगैर जो है वो खाना मज़ेदार बनेगा नहीं, तो आप बना के देखिए। और देखें बहुत टाइट नेट है, बहुत टाइट नेट है। 2 वोटों की हुकूमत है सारी, 174 इनको मिले थे, 171 की रिक्वायरमेंट है, अगर 172 की रिक्वायरमेंट है, अगर 2 से 3 लोग इधर उधर हो गए तो मुश्किल तरीन सूरत हाल होगी। शहबाज शरीफ विल नो लॉन्गर रिमेन द प्राइम मिनिस्टर, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि हंग हो जाएगी, कोई और कैंडिडेट इंस्पायर कर नहीं सकेगा कॉन्फिडेंस, नेशनल असेंबली हंग हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और फिर वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन पंजाब और केपी के साथ होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अलबत्ता 14 मई जो है वो डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है कि किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि 90 दिन से आगे ले जाए, अगर वो चला जाए तो वो बेरस मिनिमम डिविएशन के ऊपर है। तो अगर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने रीस्केड्यूल किया है, फिर ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है कि वो उन डेट्स को आगे ले जाए। 14 मई को 2 सूबों के पंजाब के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए और KPK के अंदर भी अब डेट आ जानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों सूबों के, क्योंकि ये चंद दिनों की डिफरेंस से ये टूटे थे, 3 दिन का डिफरेंस था सारा, मैं समझता हूँ पंजाब और KPK के इलेक्शन एक साथ अब हो जाने चाहिए। चलिए इस पे ही बात करेंगे कि इलेक्शन दोनों के साथ होंगे या जो कौमी मफाद की बात की जा रही है उसमें तमाम ये आगे जो हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है कि तमाम मुल्क के इलेक्शन साथ होने चाहिए, टेबल टॉक पे बात जा रही है, वो होगा नहीं होगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कंडेम किसके ऊपर आती है? ये जाहिर सी बात है, जो जिन्होंने फैसले किए उनसे भी तो उनसे कौन पूछेगा कि आपने जो डेट्स दी उन पे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तो क्या सियासतदानों की बातें ही इंपॉर्टेंट थी या आइन की भी कोई हैसियत है? आगे चलते हैं, मेरे साथ अदील मौजूद हैं। अदील, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अदील, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो इमरान खान साहब ने कुछ दिनों पहले एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया था, उसमें बाजवा साहब के हवाले से मौक़िफ़ दिया था, उसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो बाजवा साहब की पॉलिसीज़ पे अमल करते रहें और उनकी बात को मानते रहें, लेकिन वही बाजवा साहब हैं जो कि उनके हवाले से आपकी पार्टी कहती रही, आपके पार्टी के लीडर कहते रहे कि हमारी पूरी बसात को पलटने में मेन कैरेक्टर उनका था, तो उनकी बातें क्यों मानी गई? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, इमरान खान साहब के जो बयानात हैं उनके ऊपर तनकीद करने से मीडिया की रेटिंग बनती है, अपोजिशन को बात करने का मौका मिलता है, ठीक है, और ऑल ओवर जो है वो एक फैशन है, एक ट्रेंड है कि इमरान खान अगर कहे दिन है तो उसको रात साबित करने में सारी तवानाइयां जो है वो खर्च होना शुरू हो जाती है। अगर इमरान खान साहब कहें कि नहीं रात है तो फिर उसको दिन साबित करने में जो है वो अपोजिशन की और मीडिया की सारी तवानाइयां जो है वो सर्फ होना शुरू हो जाती। बात दरअसल ये है कि इमरान खान साहब ने एक जो स्टेटमेंट दी वो ये दी थी कि जब हम इलेक्शंस की डिमांड कर रहे थे तो PDM की सारी जमातें, उनकी सारी की लीडरशिप, जिसमें राना सनाउल्लाह, जिसमें शाहिद खान अब्बासी, जिसमें मरियम नवाज खुद, जिसमें शहबाज शरीफ, जिसमें मरियम औरंगजेब, जिसमें कमर जमान कायरा साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, और दीगर रहनुमा जो हैं इस PDM के, ये जो चूचू का मुरब्बा है, ये जो डाकुओं का टोला है, जो ये लुटेरों का जो गुलदस्ता है, इन्होंने सब ने एक ही बात की, एक जबान हो गई कि आप अपनी KP और पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व करें, हम जो है वो बाय इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, हम जनरल इलेक्शंस में चले जाएंगे। ये बयानात सबके मौजूद थे। फिर उस पे खान साहब ने जो है वो उस स्टेटमेंट के साथ मजीद ये कहा कि मेरी जब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की मौजूदगी में जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी और इलेक्शंस के ऊपर मेरी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि मुल्क में इलेक्शंस करवाए जाए, तो बाजवा साहब ने भी यही कहा था कि आप जो है वो अपनी KP और पंजाब की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करें तो मुल्क में खुद इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है उसमें PDM के रहनुमाओं की सारी स्टेटमेंट्स, उनके बयानात, उनकी की हुई कमिटमेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। मरियम नवाज साहब जो बार-बार तनकीद की जाए, एक बाजवा वाली स्टेटमेंट को लेकर और उसको रगड़ा देना शुरू कर दिया है ऑपोजिशन ने भी, मीडिया ने भी। तो मेरे ख्याल से अगर इससे चूरन दिखता है और इससे जो है वो मीडिया की रेटिंग बनती है
तो बिल्कुल करते रहे उसपे, लेकिन नहीं, उसको मीडिया की रेटिंग की बात नहीं, अदिल देखिए बात को पूरे दूसरे रूप में स्टेटमेंट को लेके जाते नेग्लेक्ट करके हैं। अदिल यहाँ पे रुक जाए। अवामी राय कायम करने के साथ नहीं अदिल यहाँ पे रुक जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई चूरन बेच रहा है और कोई जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किए जो भी वो एक्सपायर्ड तमाम आप इस्तेमाल करें, आपका हक बनता है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं और एक बड़ी जमात है पीटीआई, उसके लीडर की किसी भी बात को इंपॉर्टेंस दी जाती है, चाहे वो छोटा सा बयान क्यों ना दे दें, उनके फॉलोवर्स उनको सुनते हैं। लिहाजा हमें पता है कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अगर इतनी इनको जल्दी है इलेक्शंस की और हमें हटाने की तो दोनों सूबों की असेंबलियां डिसॉल्व कर देना। तो वो तो हमें बयानात वो भी ऑन रिकॉर्ड है, उसको भी डिस्कस किया गया है, मेरी प्रोग्राम में डिस्कस किया है। लेकिन इमरान खान साहब की बातों को भी, हर जुमले को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। जाहिर सी बात है, बहुत से फॉलोवर्स हैं उनके और एक बड़ी पार्टी है। अच्छी बात है। जी सर, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यही बात, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी स्टेटमेंट जो उनकी पूरी स्टेटमेंट है उसको जो है वो आपने अपने इंट्रो में जब कोट किया तो आपने सिर्फ बाजवा का नाम लिया, आपने पूरी स्टेटमेंट कोट नहीं की। आपको भी सहाफती दयानतदारी का मुजाहरा करके आपको भी पूरी स्टेटमेंट कोट करनी चाहिए ना। सर कौन सी स्टेटमेंट, आप मुझे फिर याद दिला दें, मैंने क्या कहा है इसके अंदर? खान साहब की पूरी स्टेटमेंट के पीडीएम की सारी लीडरशिप ने जो है वो ये कहा था कि आप केपी और पंजाब की असेंबलीज डिसॉल्व करें, हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे, हम बाई इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और जब जनरल बाजवा से मुलाकात हुई प्रेसिडेंट अलवी की मौजूदगी में और मैंने इलेक्शन डिमांड किए तो उन्होंने भी यही कहा कि आप पंजाब और केपी की गवर्नमेंट डिसॉल्व करें। हम तो बाजवा साहब की बात लेके आए हैं ना, बाजवा साहब की बात को, और अगर आप आगे भी देखते तो हमने उन पे भी ये बात की तनकीद की है कि बाजवा साहब जाते जाते ये बात कह गए कि कोई भी बीच में नहीं आएगा। लेकिन अभी भी जुल्फिकार अली बदर साहब से भी जब बात हो रही थी तब भी मैंने कहा कि कहा तो जाता है कि जी ये लोग सियासत में नहीं पड़ेंगे, रिटायरमेंट के बाद भी इनको डिस्कस किया जा रहा है, ये हमारी सियासत पर असरअंदाज क्यों हो रहे हैं, इनको नहीं होना चाहिए। नहीं देखें, ये तो इंतहाई फजूल बात है और इंतहाई जो भी ये बात करता है वो झूठ बोलता है, सरीहन गुमराही फैलाता है, अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है, अवाम को कुछ पता नहीं है कि हम गैर सियासी हैं, हम जो है वो न्यूट्रल हैं, हम जो है सियासत में हमारा काम नहीं है, सियासत में हमें ना घसीटा जाए। इस मुल्क की सियासत 75 साल से यही लोग चला रहे हैं। इस मुल्क में मुंतखब हुकूमतें यही लोग गिराते हैं। इस मुल्क में कठपुतली हुकूमतें शहबाज शरीफ की तरह यही लोग बनाते हैं। इस मुल्क में जो है वो इदारों को कंट्रोल यही करते हैं, सीटीडी को कंट्रोल यही करते हैं, इंटेलिजेंस इदारों को कंट्रोल यही करते हैं, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी से अपने गंदे काम यही लोग करवाते हैं। तो ये जो है वो ये कहना कि हम हमारी सियासत में मुदाखलत नहीं। मुझे ये बताएं कश्मीर इलेक्शंस को किसने मैनेज किया, वहां से एमएलए को किसने गायब किया, वहां पे एमएलए को जो है उनके लॉबी के बाहर से कौन अगवा करके लेके गया, किसने जो है वहां पे वफादारियां तब्दील करवाई, किसने जो है वो एमक्यूएम को फोन कॉल करके जो है मना किया और कहा कि आप हुकूमत से निकल जाएं। तो ये कहना कि सियासत में मुदाखलत नहीं करते या सियासी नहीं, इस सियासत में इनका ताल्लुक नहीं है, ये झूठ है, ये बकवास है, ये आवाम को गुमराह करने की, आवाम को बेवकूफ समझने की जो है वो ये कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, अदिल मेरे साथ ही रहिएगा क्योंकि बैरिस्टर अली ताहिर भी मौजूद हैं, उनसे बात करने के बाद आपके पास मैं वापस आ रही हूँ। जी अली ताहिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं तो बस यही कह रहा था कि अदील की बात, मैं ज़ाहिर है वो लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा जो मेरे भाई अदील ने किए हैं। वो तो इज़ माशाल्लाह वेरी एग्रेसिव यंगस्टर। मुझे याद है एक दफ़ा वो सिंध असेंबली में ऊपर दीवार पे गेट पे भी चढ़े हुए थे, वो तस्वीर देख के भी मैं भरा। तो इज़ वेरी एग्रेसिव। मैं वो अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल कर सकता जो इन्होंने किए हैं, लेकिन उनकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यही बातें हम अदील के साथ बैठते थे टॉक शोज़ में 2018 से 2022 तक बड़ा समझाते थे, और अदील ने पूरी पीटीआई को बड़ा समझाते थे कि ये काम ना करें, ये आप कर नहीं रहे, लेकिन ये आपके खाते में पड़ जाएंगे। ये लोग नहीं मानते थे। चलें, आज अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी आंखें खुली हैं, इनको भी पता लगा है कि 2018 से 2022 तक क्या होता रहा है, किस तरह आपने लोगों को उठा के उनके ऊपर FIR कराई, छोटी छोटी लोगों की ज़िंदगियां आपने ख़राब कर दी। छोटी सी किसी 15-16 साल के लड़के ने कमेंट कर दी, उसको उठा के जेल में डाल दिया, 2-2 हफ्ते उसकी माँ बाप से रिमांड तक कराने नहीं लेके आए। हम इनको यही कहते थे कि उस वक्त ना करें, ये बात नहीं मानते थे। हसन अस्करी जो लड़का है जो 2.5 साल से बेचारा हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर है क्योंकि उसने एक ख़त बाजवा साहब को लिख दिया था, वो इन्हीं की हुकूमत में उठाया गया था। हर तरह की कोशिश की गई। उसके माँ बाप ने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन भी डाली थी, सब कुछ इग्नोर हो चुका था, किसी को कुछ याद नहीं था। ये याद तब आया जब ज़मान पार्क के ऊपर आके उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की, तो फिर सबको याद आया कि ये तो बड़ी बुरी सियासत है। विक्टिमाइजेशन जो होती है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जस्टिफाई नहीं की जा सकती। लेकिन चले, अच्छा है कि ये जाहिर है कि ये आज हमारे जो PTI के भाई हैं इनको ये शऊर आ गया है
कि इस मुल्क की सियासत में क्या होता है और कैसे होता है। आज ये ऑनेस्ट बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये एक प्रिडिक्शन भी करता हुआ चला जाऊं कि ये बातें आज से 3-4 जो है वो 1 साल पहले माजद के साथ जो है वो नून लीग वाले करते थे। आज वो ये बातें नहीं कर रहे, आज वो ये तमाम बातें भूल चुके हैं। वो भी ये फंडामेंटल राइट्स की बड़ी बातें करते थे, फौज का किरदार नहीं होना चाहिए। वो बात की। और अली, मैं आपके पास भी आऊंगी। मैं इस वक्त अदील के पास जा रही हूँ क्योंकि अदील हमारे साथ फोन पे हैं, तो उनको हम पहले एक सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। अदील, आगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट में जो है वो लोगों को उठाया गया या तशद्दुद किया गया या किया गया। देखें, हमारी गवर्नमेंट में जो सहाफ़ी उठे थे उसमें जो आपके सहाफ़ी थे वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने नहीं उठाए थे, वो एस्टैब्लिशमेंट ने उठाए थे। वही तो कह रहा हूं। आपका जो तलत आज भी वही उठा रहे हैं। आपके जो दूसरे सहाफ़ी हैं, 4-5 सहाफ़ी, जैसे आप सारा आलम साहब पे हमला हुआ था, उनका फड्डा जो है वो पीटीआई के साथ नहीं था। उनकी जो नौकरियां खत्म करवाई गई, कुछ लोगों को उठा दिया गया और उन्होंने उनको उठा के फैंटियां लगवाई, उन्होंने गायब करवाया, उन्होंने जो है वो उसका करवाया। और ये वक्तन फवक्तन जो है सहाफ़ी खुद टीवी पे आके ये चीज जो है एक्सेप्ट कर चुके हैं। हामिद मीर साहब खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्होंने जो है वो पीटीआई के गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं था। उनकी हामिद मीर साहब की अपनी मुलाकात जो है वो ISI के चीफ से हुई और उनके मामला सेटल हुए और उनके जो है मामला सीधे हो गए। तो वो इनका मामला जो है वो उनके साथ था। पीटीआई की गवर्नमेंट ने किसी को उठा के तशद्दुद नहीं करवाया। बाकी अगर ऑपोजिशन की आप बात करें कि ऑपोजिशन जेलों में गई, तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो है कोई केस नहीं बनाया उनपे। पीटीआई के गवर्नमेंट के नीचे किसी इदारे ने उनको नहीं उठाया, नैब ने उनको उठाया। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा था जो ज्यादा कंट्रोल में एस्टेब्लिशमेंट के होता है। फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में नैब काम नहीं करता। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता है, तो उस पर हमारा इन्फ्लुएंस नहीं था नैब में। वो नैब के केसेस हमारे गवर्नमेंट में नहीं बने हुए थे, वो हमारी गवर्नमेंट से पहले के बने हुए थे। तो मेरे ख्याल से पहले इसको रिस्पॉन्ड करना जो है वो जरूरी था कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने किसी को विक्टिमाइज नहीं किया, ना किसी के खिलाफ केसेस किए, ना FIR की, ना हमने किसी को उठाया। हमने जो है हमारे पर बदतरीन किस्म की मीडिया की तरफ से तनकीद होती थी। महंगाई का जो तूफान आज उठना चाहिए, जो आज नहीं उठ रहा, वो हमारे दौर में जो है वो कोविड के बावजूद जो है वो पहले दिन से हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ महंगाई का प्रोपागेंडा जो है वो चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद हमने किसी चैनल को ऑफ एयर नहीं किया, हमने किसी चैनल का लाइसेंस मंसूख नहीं किया, हमने किसी सहाफ़ी को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से तनकीद करने के मुझे इसका जवाब दे दें। हमने ये काम नहीं किया। जहाँ तक बात है शहबाज शरीफ की जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की, तो मुझे नहीं समझ आती कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का मशवरा किसने दिया, किस बेवकूफ ने उनको दिया। यानी उससे हासिल क्या होगा? जिस गवर्नमेंट के पास 21 अरब रुपया इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए MKM के साथ डील करेगी, उनको अरबों रुपए देगी। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए MNAs को जो है वो तरक्याती फंड्स जारी करेगी। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो है जमीर खरीदेगी, वो लोगों को पैसे लगाएगी। तो इन हालात के अंदर MNAs जो है वो बगैर पैसे लिए क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे? क्या MKM जो अभी आज धमकी दे रही है गवर्नमेंट से निकलने की, उनकी माजी की धमकियों का मकसद क्या होता था? उनकी माजी की धमकियों का मकसद भी यही होता था कि कोई एक आध गुजारत ज्यादा दे दें और कुछ जो है वो कुछ 15-20 अरब रुपए जो है वो हमें दे दें ताकि हम वो हड़प जाए। तो मेरे ख्याल से जिस गवर्नमेंट के पास 21 अरब रुपया इस वक्त इलेक्शन करवाने के लिए नहीं है, वो अरबों रुपया, अरबा रुपया जो है वो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर लगाएगा। तो मेरे ख्याल से इनको खुद ही जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन में चले जाना चाहिए, इससे पहले कि मजीद इनको जूते पड़े, इससे पहले कि मजीद जो है ये दलदल में फंसे, इससे पहले कि इनके पास दोबारा वापसी का कोई रास्ता जो है वो मजीद तंग हो जाए। इनको खुद ही इलेक्शन में चला जाना चाहिए। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के चोचलों में पड़ने से ज्यादा बेहतर ये बात। बहुत शुक्रिया अदील अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि किसी के लिए गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है वो किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। हम यहाँ स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, हम सहाफ़त के डॉक्टर हैं, तो हम सहाफ़ती असूलों को ये जानते हैं और हमसे कम यहाँ पे मेट्रो टेलीविज़न में डॉक्टर सना गौरी यहाँ मौजूद हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए कि हम सहाफ़त से मावरा कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने सहाफ़त में ही डॉक्टरी की हुई है। तो इस लिहाज से इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह आती है कि अगर कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात की जाती है तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को पूरा सुनना, उसके बाद पूरे प्रोग्राम को भी सुनना ज़रूरी है। उसके बाद फिर अपना कॉमेंट कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। और आप ये दिखाते रहे कि हम चला रहे हैं,
कि हम एक पेज पे हैं और बाद में आपने कहा कि चला वो रहे थे, तो इस बात की क्या पेज वाली गारंटी बात है? ही गलत थी मेरा ख्याल है, ना पहले होना भी गलत थी और आगे भी फ्यूचर में भी किसी को बट ये वो आज बात फिर करनी हुई नहीं है। चाहिए। आज भी काबिल मोहतरम जो डीजी ISPR साहब हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ही इज अ गेजेटेड ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर। देखिए उन्होंने आज कहा कि हुकूमत का और फौज का एक आईनी रिश्ता होता है गैर सियासी। दिस इज एब्सोल्युटली अनट्रू। कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूमत का और फौज का कोई रिश्ता नहीं है। फौज हुकूमत का एक डिपार्टमेंट है और उसके ताबे है। जब वो उसके ताबे होता है, सबॉर्डिनेट होता है, तो कोई रिश्ता नहीं होता। रिश्ता ऑर्गन्स के बीच में होता है। वो 3 ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूशनली हैं, आपकी अदलिया, आपकी पार्लियामान और आपका एग्जीक्यूटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपको मैं माजरा चाहती हूँ, लेकिन लास्ट प्रोग्राम में जब आए थे तो थोड़ा सा एक तशनगी रह गई थी। अदील के ने भी बात की और अभी जो हम बैरिस्टर साहब से बात करना चाहेंगे, खासतौर में चाहती हूँ कि उसकी तशरीह की जाए। ये ऑन एयर उस वक्त ऑन कॉल थे। हमारे यहाँ आइन पे सवाल उठता है। हमारा जो है वो रिटर्न आइन 1973 के हवाले से बात की जाती है। हमेशा कहा जाता है जी पार्लियामेंट मोहतरम है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंडर है। ये इस बात को किस तरह से क्यों ये बात की जाती है? हम तो है ही नहीं ना, हम तो बात ही नहीं कर रहे। सेपरेशन ऑफ पावर्स में 3 इक्वल ऑर्गन्स हैं। एक आपकी है पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेटिव, एक आपकी है कोर्ट्स जिनको आप कहते हैं द जुडिशरी, और एक आपका है एग्जीक्यूटिव जो आपकी हुकूमत है। ये 3 बराबर हैं और तीनों के अपने अपने दायरे कार में काम है। पार्लियामेंट ने कानून बनाना है मगर वो जो आइन के ताबे रह के, सुप्रीम कोर्ट ने आइन को इंटरप्रेट करना है मगर आइन के ताबे रह के, और एग्जीक्यूटिव ने का जो है उस कानून को इन्फोर्स कराना है लेकिन आइन के ताबे रहकर जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की हो या जो कवानीन पार्लियामान ने बनवाए हुए हों। जब आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो जो मर्जी पार्लियामेंट कर ले, पार्लियामेंट 10,000 बिल पास कर दे एक दिन के अंदर, एक्ट बना दे, वो 10,000 बिल भी कचरे के डब्बे में जाएंगे क्यों आइन की एक शिक उससे जीत जाएगी। ये बड़ी कैटेगोरिकल सिंपल बात है। ये दुनिया के हर उस माशरे में जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है वहां पर ये डिलीनेट हो चुका है। वो इंडिया हो जहाँ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही उठा के डब्बे में फेंक दी थी, बांग्लादेश हो अभी 16th अमेंडमेंट का केस हुआ, पूरा वो अमेंडमेंट उठा के उन्होंने कचरे के डब्बे में फेंक दी, अमेरिका तक में मार्बरी एंड मेडिसन से शुरू होते हुए और अभी रॉ एंड वेड जो ओवर रूल हुआ है यहाँ तक सारी जुरिस्प्रूडेंस ही यही है। और फिर वो जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर चूंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो पार्लियामेंट के पास स्कोप कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन वो स्कोप इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो अदलिया के इख्तियारात के ऊपर ट्रैम्पल करे। मिसाल के तौर पे यूके के अंदर एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन 2005 में एजी वर्सेस जैक्सन के केस में लॉर्ड डिप्लॉक ने बड़ा क्लियरली कहा कि हम पार्लियामेंट को इसलिए नहीं आज तक कलादम करते क्योंकि वो खुद ही ऐसा कानून ही नहीं बनाती कि हम कालादम करें, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी लिमिट्स को ट्रेसपास किया हम उस दिन ऐसे कानून को कालादम कर देंगे। बैरिस्टर साहब अमेंडमेंट की बात बताएं। ठीक है, आइन में अमेंडमेंट हो सकता है, हमने देखा है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी अभी गवर्नमेंट के पास नहीं है। किस तरह से ये कवानीन भी बनाते हैं, अमेंडमेंट की बात भी करते हैं और अपने तौर से फैसले भी कर लें, इसका क्या असर होगा? नहीं, अमेंडमेंट करने के लिए तो जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट की वही पूरी नहीं है। आधी पार्लियामेंट तो खाली है, तो 2/3 कहाँ से होगी? 50% ऑफ द पार्लियामेंट इज लिटरली नॉट देयर। तो 2/3 मेजॉरिटी तो क्योंकि वो टोटल मेंबरशिप की होनी चाहिए, नॉट प्रेजेंट एंड वोटिंग, बल्कि जो पूरी जो I-342 हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी आपको रिक्वायर्ड है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट एंड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं समझता हूँ कि बात भी वो मैं आपके जुबान से सुनना चाहती हूँ कि वो लोग जो पार्लियामेंटेरियन हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कर रहे थे और बार बार ये बात कर रहे थे कि जी तौहीन पार्लियामेंट भी हो सकती है, तो क्या वो ये बात नहीं जानते कि आप किस हक से नहीं, वो सियासी गुफ्तगू है। देखिए, अगर कोई सियासी गुफ्तगू करना चाहता है तो वो करे, हर बंदे को ये राइट है कि वो सियासी गुफ्तगू करे। ये सियासी गुफ्तगू है, उन्हें करने दें। उनके पास तौहीन पार्लियामेंट को इन्फोर्स करने की कोई पावर नहीं है। और इस पार्लियामेंट की जो तौहीन होनी थी वो तब हुई थी जब 17वीं तरमीम के ऊपर जो है इस पार्लियामेंट ने वोट दिया था। इस पार्लियामेंट की तौहीन तब हुई थी जब 6 मिनट के अंदर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी थी। ये पार्लियामेंट की तौहीन तब हुई थी जिस वक्त ज़ियाउल हक के जो जितने भी गैर आईनी इक़दाम थे उनको पास कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बदल के। इस पार्लियामेंट की तौहीन तब हुई थी। ठीक है, हमारे पास लास्ट मिनट है,
मिनट और लास्ट मिनट में आपसे एक और कमेंट लेना चाह रही हूँ, सू मोटो के हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये है कि सू मोटो के रूल्स लाजमी तौर पे बनने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सू मोटो की जो इंटरप्रिटेशन की पावर है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट की है, सिर्फ चीफ जस्टिस की नहीं है, क्योंकि जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को डेलिनेट करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या रूल्स बनाने हैं। मगर इस वक्त जो कानून है उस कानून के मुताबिक जो इस वक्त इन्फोर्स्ड है और अमल में है वो ये है कि ये पावर सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की है। ये एक लार्जर बेंच कैटेगोरिकली डिसाइड कर चुका है और उसको अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ हो भी सकता है और होना भी चाहिए। नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है। आर्टिकल 191 जो है पूरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने खुद के कवानीन बनाए, और पार्लियामेंट के पास भी सब्सिडरी पावर है। ये वो वाहिद आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास रूल मेकिंग की पावर है। तो रूल सू मोटो के बनाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 ऑलरेडी मौजूद हैं। वो रिव्यू से डील करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन से डील करते हैं, वो तमाम ड्राफ्टिंग से हर चीज़ से वो डील करते हैं, लिमिटेशन से डील करते हैं। तमाम रूल्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये फैसला करना है कि सू मोटो को कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए। हाँ, ये कंजेक्यूटिव पावर पार्लियामेंट के पास भी है, लेकिन ये पावर किस हद तक एक्सरसाइज हो सकती है ये पहले देखना बड़ा लाजिम है। और इसी की वजह से ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसके ऊपर स्टे हुआ है, क्योंकि जब तक उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो जाती तब तक ये इजाजत नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आखिरी कमेंट जो मैं इस पर बात करूंगी वो ये कि 2 सालों में जो कुछ हमारे कवानीन के साथ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, सू मोटो लिया गया, और पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, अगर आगे गवर्नमेंट स्टेबल होती है, कोई पॉलिटिकल पावर आ जाती है, कोई इक़्तिदार में होता है, 2/3 मेजॉरिटी किसी के पास है, तो अब वो वक्त आ गया है कि आगे जाके पाकिस्तान के मुस्तकबिल में कोई ऐसी बातें ना हो जो अभी हो रही हैं। बैठ के सब चीज़ों को हल करने की ज़रूरत है और उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मेरे मुल्क पे पाकिस्तान में वही हुक्मरान आए जो मेरे मुल्क की हिफाजत करें, इसके मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।